बेटा टेस्ट से पहले हम वेक्टर्स कर रहे थे, वेक्टर्स की ये वर्कशीट में डिस्कस कर रहा था। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ क्योंकि थोड़ा गैप आ जाता है, समटाइम वी टेंड टू फॉरगेट। हमने क्या सीखा था? एक तो रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकलता है? r इक्वल्स टू अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा एंड tan अल्फा क्या होता है? tan अल्फा इज q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये आपका p वेक्टर है और ये आपका q वेक्टर है और ये आपका होता है बेटा रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये एंगल अल्फा होता है और ये एंगल पूरा थीटा। दो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है बेटा? जिनकी डायरेक्शन के बिना उनको एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है, जैसे फोर्स, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दो फोर्सेस का एनालिसिस यानी कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या रिजल्टेंट निकालना यानी कि नेट इफेक्ट निकालना, वो पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास उनके एंगल नहीं है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें एंगल्स की यानी कि डायरेक्शंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, इनमें आपको एंगल्स चाहिए होते हैं। तो दो फोर्सेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बिना वेक्टर्स के, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव भी किया था बेटा, अगर आपको याद हो तो। P is the magnitude of first vector, Q is the magnitude of second vector, and theta is the angle between P vector and Q vector, right? हम इसके थोड़े क्वेश्चंस कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचे थे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 17 से करते हैं। अब बेटा हमारा टेस्ट भी हो गया मोशन इन 1D का और हमने डिस्कस भी कर लिया है। अब आप वेक्टर के ऊपर ध्यान दो, इसके लेक्चर्स अच्छे से देखो सो दैट इसमें आप लैग ना करो, ठीक है? ये आगे यूज होने वाला है बेटा, अच्छे से फ्री माइंड होकर इसको समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज यू नो नेक्स्ट चैप्टर्स आर कंसर्न्ड। ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी with theta as the angle between them। ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है, तो वो तो हमें पता ही है बताइए, यानी कि अंडर द रूट इन्होंने PQ की जगह AB लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा A आंसर हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा इज दिस क्लियर? बेटा पार्थ क्लियर है? यस सर। अक्षत, सार्थक, इंद्रजोत क्लियर? अशनूर बेटा क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, यस। सर मैंने एक बार ज्वाइन करके लीव करके ज्वाइन करता हूँ सर, मेरे को एंटर कर लेना। कर लो बेटा, कर लो। बेटा सबको समझ आया क्वेश्चन? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही उन्होंने पूछा था। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है बेटा? ये आपका कौन सा? ज्वाइन नहीं कर पा रही सर क्लास। हाँ जी बेटा, मैसा सर ज्वाइन नहीं कर पा रही क्लास, वो बोल रही है उसको मीटिंग कोड भेज दो। मीटिंग कोड भेजें? एक सेकंड बेटा, हाँ जी सर। एक सेकंड।
बेटा मैं ग्रुप में ये डाल रहा हूं बेटा, आप प्लीज जस्ट सेकेंड, आई हैव पुट दिस इन द ग्रुप। जस्ट सेकेंड बेटा, जस्ट सेकेंड। ओके बेटा, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। कैन यू हियर मी नाउ? अमनजोत, अशनूर, बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 18, अब समझना बेटा, ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी whose resultant cannot be zero। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं पहला, इन्होंने 3 फोर्सेस दिए हैं बेटा, 10 10 10। अब ये बोल रहे हैं क्या इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? मतलब इन हमें पिक करना है जिसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। बेटा क्या इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? क्वेश्चन समझना ध्यान से। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये 3 फोर्सेस हों, अब इनके बीच में एंगल आपको फ्री कर दिया, आपकी मर्जी है, जो मर्जी एंगल लो। तो ये 3 फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड है आपको दिए हुए, तो ये 10 है, ये 10 है, ये 10। क्या इन तीनों को मिला के जीरो रिजल्टेंट आ सकता है? अब आंसर क्या है? यस। क्योंकि ये 10 और 10 इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? 0 से 20 तक कुछ भी हो सकता है। 10 और 10 का रिजल्टेंट 0 से लेके 20 तक कोई नंबर भी हो सकता है, राइट? तो यानी कि 10 भी हो सकता है। तो आप क्या करो, इस 10 को और इस 10 को ऐसे लगा दो ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट 10 आ जाएगा, और ये जो थर्ड 10 है इसको ऑपोजिट लगा दो, देन यू विल गेट द जीरो रिजल्टेंट। यानी कि इन तीनों को मिला के, इन तीनों से आप जीरो रिजल्टेंट जनरेट कर सकते हो। बेटा इज दिस क्लियर? नो सर। बेटा 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। एक बार 3 वेक्टर्स का समझा दो कैसे करते हैं, अभी समझ हमने करे नहीं, 2 ही के करे। हाँ जी बेटा, सर हमने अभी 3 वेक्टर्स करे नहीं थे कि 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक बार आपको सिखा दो, फिर उसके बाद ही समझ आएगा। बेटा 3 वेक्टर के लिए मैंने क्वेश्चन भी कराया था। 3 वेक्टर में आपको कुछ नया नहीं करना है। 3 वेक्टर में पहले आप 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो। अब इस 10 और इस 10 का रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, समझना बेटा ध्यान से। इस 10 और इस, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप पहले ये समझो कि 3 वेक्टर, आप उसको ऐसे मत देखो 3 के लिए सर कोई मुझे 0 से नया, 20 तक का लाई करेगा। हाँ 0 to 20 लाई करेगा। देखो सुनो मेरी बात बेटा, पहले तो ये मत सोचो कि 3 के लिए मेरे को कोई नया फॉर्मूला चाहिए। नो, जैसे नॉर्मल रिजल्टेंट निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकालना। अब सुनो ध्यान से, अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना बेटा, कि ये 3 वेक्टर दे रखे हैं 10 10 10, इनकी डायरेक्शन नहीं दी, यानी कि इनके बीच में एंगल मुझे नहीं पता। अभी कहते हैं क्या इन तीनों से जीरो रिजल्टेंट बन सकता है? क्या इन 3 वेक्टर से जीरो रिजल्टेंट बन सकता है? मैंने आपको बताया है, समझना ध्यान से। रिजल्टेंट जीरो कब होता है? जब 2 वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। आप पिछले वाले लेक्चर देखना बेटा ध्यान से। जीरो रिजल्टेंट कब होता है? जब 2 वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। मान लो इधर 10 न्यूटन फोर्स लगी और इधर 10 न्यूटन फोर्स लगी, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? जीरो। 0 सर। और कोई तरीका नहीं है बेटा, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तभी जीरो होगा अगर वो इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। राइट। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पर आ गए 3 वेक्टर, तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा? जब 2 वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरे के ऑपोजिट होगा। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो जो आए वो इसको कैंसिल कर पाए, तो वो कैसे होगा? 10 और 10 का रिजल्टेंट बेटा कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से 20 तक कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाया था, कि रिमेंबर सर बेटा। हाँ जी बेटा, सर अगर 0 से 20 हो सकता है, दो 10 के वेक्टर्स का सर रिजल्टेंट, तो सर वो 10 भी हो सकता है सर। 10 मतलब अगर हाफ होगा सर, तो सर बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा सर यस। दूसरा अब 10। सुन मेरे को, एक मिनट मेरे को बोलना। यस यस यू आर राइट। मैंने आपको बताया था
बेटा दो वेक्टर्स अगर ऐसे हों तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, राइट? अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। अब अगर वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो मिनिमम होता है। यहां से रिजल्टेंट, जब एंगल आप बढ़ाओगे इन दो वेक्टर्स के बीच में, रिजल्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर 10 और 10 है, समझना ध्यान से, 10 और 10, तो इनका रिजल्टेंट इस केस में 20 आएगा। सेम डायरेक्शन में है तो 20 आ जाएगा। अब आप इसका एंगल बढ़ाना शुरू कर दो तो रिजल्टेंट 20 से कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 20 से कम होना शुरू होगा और यहाँ आके तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 इधर लगा हुआ है बेटा, 10 इधर लगा हुआ है, तो रिजल्टेंट जो है वो 0 आ गया। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो अब क्वेश्चन ये है कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट, ये कह रहे हैं क्या इन तीनों से 0 रिजल्टेंट आ सकता है? तो हमें क्या चेक करना है? हमने दो वेक्टर लिए पहले 10 और 10, क्या इनसे बेटा मैं 10 न्यूटन प्रोड्यूस कर सकता हूँ? ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन। यस सर। यस सर। इनसे मैं 21 नहीं प्रोड्यूस कर सकता, इनसे मैं -1 नहीं कर सकता, मतलब 0 और 20 के बीच में इनका रिजल्टेंट लाई करेगा। सुनना ध्यान, 21 नहीं आ सकता लेकिन 10 तो आ ही सकता है। अब 10 और 10 का रिजल्टेंट 10 आ सकता है। अब तीसरे वेक्टर को आप इससे ऑपोजिट लगा दो, ये 10 लिया, ये 10 लिया, किसी पर्टिकुलर एंगल पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 10 आ जाएगा, राइट? 10 आ जाएगा। अब इस थर्ड वेक्टर को आप इससे ऑपोजिट लगा दो तो बात खत्म। तो यानी कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आ सकता है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा Question दिव्यांश D क्लियर है? दिव्यांश इज दिस क्लियर? यस सर। सर सर इसका इसकी आंसर D है? डायरेक्शन बतानी है सर? नहीं बेटा नहीं, बेटा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। आपको सिर्फ ये बताना है वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, आपको सिर्फ चेक करना है। सर इट इज पॉसिबल। यस यस सर। सर अगर डायरेक्शन होती है तो सर पहले दो वेक्टर्स 10 मतलब 10 और 10 सर 90 डिग्री पे होते सर। सर नहीं फिर वो बेटा, 45 नहीं, डिग्री 120 डिग्री होगा शायद सर। यस बेटा 120 होगा। बेटा आप इधर उधर मत सोचो ना, अभी वो एंगल निकालना अलग है, वो तो आपको आता ही है, उसकी मत सोचो। अभी हम जो मेन चीज है वो समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने? 10 10 20। अब क्या इन तीनों से 0 रिजल्टेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है? आंसर इज यस। यस सर। आपको चेक करना है 10। हाँ जी बेटा, यस, ये 10 है, ये 10 है। इन दोनों से बेटा 0 से 20 तक वेक्टर आ सकता है। इन दोनों का रिजल्टेंट 0 से 20 कुछ भी हो सकता है। तो 20 हो सकता है, मतलब यस। यस सर। कुसुम शर्मा बेटा मैसेज कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैसेज का मीनिंग क्या है। सर माय क्लास बेटा आप रीजॉइन करके देख लो बेटा। मैं आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस। आप रीजॉइन कर लो बेटा, एक बार आप लीव करो क्लास और एक बार रीजॉइन कर लो, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी होगी, ठीक है? ओके, अब सुनो बेटा ध्यान से, 10 और 10 इनका रिजल्टेंट 0 से 20 कुछ भी हो सकता है, और यानी कि ये मिलके इस 20 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यानी कि इसमें भी 0 रिजल्टेंट आ सकता है। इज दिस क्लियर? यस सर। खुशी बेटा क्लियर है? अशनूर बेटा क्लियर है? क्लियर सर। ओके गुड। लेट अस सी सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है? 10 20 20, क्या इन तीनों से 0 रिजल्टेंट आ सकता है? यस अब सर। सुनो बेटा, यस सर। यस सर आ आंसर सकता इज है यस। क्या क्या चेक करना है? मान लो सर। अब ये 20 और 20 सर। 20 और 20 का रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा? 10 0 to 40। 0 to 0 to 40 40 करेगा। हो सकता है, तो यानी कि 10 भी हो सकता है किसी एंगल पे। बेटा अब उस एंगल के बारे में नहीं सोचना है, वो एंगल निकल सकता है, फॉर्मूला लगाना है हमने ये। अब अगर कोई निकालना चाहता है, मान लेते हैं P कितना हो गया 20, Q कितना हो गया 20 और R कितना हो गया 10। R 10 पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, नॉट ए बिग डील। बट राइट नाउ वी हैव टू जस्ट चेक वेदर इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस 0 रिजल्ट। Okay, let us see the last option, 10 20 40।
सर ये इससे नहीं आ zero- सकता सर, उस सर ये तीनों अलग है सर, तो नहीं आएगा। इससे जीरो रिजल्टेंट नहीं आ सकता सर। क्यों नहीं आ सकता? मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर लिया आपने, इन दोनों का रिजल्टेंट 10 से लेके 30 तक लाई करेगा बेटा। यस सर। इन दोनों का लीस्ट रेजिस्टेंस लीस्ट रिजल्टेंट होगा 10 एंड मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा बेटा 30। सो 10 to 30 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 30 से ऊपर नहीं आ सकता, तो ये 40 को कैंसिल नहीं कर पाएगा। इज दिस सर क्लियर टू एवरीवन? सर एक Yes, question sir. है, यस बेटा, हाँ जी। सर अगर हम 10 और 40 को लेते तो सर 20 भी तो रिजल्टेंट आ सकता था। गुड बेटा, आप सुनो 10 40, अब सुनना, वेट करना बस। अब वहां लेते हैं 10 और 40 लेते हैं। 10 और 40 का रिजल्टेंट बेटा 30 और 50 के बीच में लाई करेगा, 20 नहीं आ सकता। Yes, sir. 10 और 40 का रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होगा? 50 और मिनिमम कितना होगा बेटा? 30। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. 10 और 40 से आप 20 नहीं बना सकते, लीस्ट 30 आएगा ही आएगा और मैक्सिमम 50 आएगा बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूं। मैंने आपको बोला था जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे, वेक्टर का रिजल्टेंट आता है इससे। अब बेटा जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ ना, उनको याद किया करो, उनको पढ़ा करो, उनको समझा करो। मैंने बोला था मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे आता है और कब आता है? मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है जब वो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। सेम और कितना होता है? उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके जो आता है। जैसे 10 और 40 है, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा सर? जब ये जीरो के एंगल पे होंगे, यानी कि जब ये सेम डायरेक्शन में लगेंगे। और वो कितना होगा बेटा? 50 होगा, राइट? और Yes, sir. मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा? जब ये ऑपोजिट होंगे। वो कितना होगा? 40 - 10 यानी कि 30। तो यानी कि 30 से 50 के बीच में ये रिजल्टेंट देंगे, तो यानी कि 20 तो नहीं आ सकता। हेंस ये तीनों मिलके कभी जीरो रिजल्टेंट नहीं बनाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बेटा खुशी क्लियर है? यस सर। ओके गुड। बेटा प्लीज हेजिटेट नहीं करना। ये अगर यहाँ पे आपको नहीं क्लियर हुआ तो अगले टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएगी, तो कोशिश करो अपने डाउट्स क्लियर कर दो, पूछ लो। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेट अस सी व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, समझना ध्यान से, कहता है एक ऑब्जेक्ट है, उस पे 3 फोर्सेस लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कहता है एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। ये 3 है। अब ये पूछ रहे हैं सर, अब इन तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल नहीं दिया हमें, मतलब डायरेक्शन नहीं दी है। तो डायरेक्शन नहीं दी है, सुनना ध्यान से, तो हम इनका रिजल्टेंट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ तो बता सकते हैं। अब इन्होंने बोला ये 3 फोर्सेस लग रही हैं, अब आप बताओ इन चारों में से क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखी है बेटा। अगर आप तीनों फोर्सेस को ध्यान से देखो, क्या पता लग रहा है? कैन वी कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस? कि सर रिजल्ट 0 नहीं हो सकता। यस, यानी कि इनका तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। यानी सर कि मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो नहीं होगा सर? इसका मतलब एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रही है, सुनना ध्यान से। अगर ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रही है बेटा, क्लास 9 याद करो, एफ नेट किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर Yes, sir. 0 नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन इज नॉट 0, तो ऑब्जेक्ट इज Yes, मूविंग sir. विद एक्सेलरेशन। तो डी आंसर आएगा बेटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. मैं आपको फिर से बताता हूं बेटा। इन्होंने बोला एक ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लगी हुई, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है आपको ये बताना है। मैंने तीनों फोर्सेस को देखा, इन तीनों का रिजल्ट 0 नहीं आ सकता। कैसे सर? देखो 30 और 15 मैक्सिमम कितना रिजल्टेंट देंगे? 45। तो 45 50 को कैंसिल नहीं कर सकता, राइट? और मिनिमम 15 देंगे। सर दो और कोई और ले लो, मान लेते हैं आप 15 और 50 ले लो। तो बेटा अगर 15 और 50 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 मैक्सिमम, और लीस्ट कितना हो जाएगा? 35। यानी कि 30 तो उसके बीच में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों वेक्टर से 0 रिजल्टेंट बेटा नहीं आ सकता।
तो जीरो रिजल्टेंट नहीं आया मतलब एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, यानी कि एक्सेलरेशन होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। इज दिस सर ये क्लियर? क्या होता है सर? Yes, sir. हाँ जी बेटा सर पूछो। सर ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेटा जब नेट फोर्स जीरो होती है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ओके सर। और वो टॉपिक है पूरा अच्छे खासे वाला, वो लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझना ध्यान से, ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? इफ सम ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन, दो फोर्सेस का सम जो है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड को ऐड करने की बात बोल रहा है, 16 न्यूटन है, एंड इफ द रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन, यानी कि उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन है। यानी कि ये बोल रहे हैं बेसिकली पी क्यू आर थीटा, ऐसा ये चार चीजें होती है। रिजल्टेंट बेटा इन्होंने कितना दे दिया है? 8 न्यूटन दे दिया है। और ये जो फोर्सेस हैं इनका सम इन्होंने दिया है बेटा 16 न्यूटन। तो मान लेते हैं एक पी फोर्स एक्स है, तो क्यू कितनी होगी? 16 माइनस एक्स। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर? अच्छा बेटा उसके बाद इन्होंने क्या Yes, बोला sir. है? जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। अच्छा बेटा कोई बता सकता है x और 16 माइनस एक्स में से, ध्यान से समझना, आंसर आपने बोलना नहीं है, आंसर टेक्स्ट में भेजना है अगर आपको पता है। मैं कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ बेटा, x और 16 माइनस एक्स में से कौन सा नंबर छोटा होगा, टेक्स्ट करना है, बताना नहीं है, सबको ट्राई करने दो। आपके हिसाब से बेटा x छोटा होगा या 16 माइनस एक्स छोटा होगा? ओके, रायनवीर का आंसर आ गया है मेरे पास। बेटा आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ रायन अभी, और किसी का आंसर, अपने आंसर भेजो बेटा सोच के। x में से और 16 माइनस एक्स में से दिव्यांश का आंसर भी आ गया है, कौन सा छोटा होगा आपको ये बताना है बेटा। ओके गुड, अर्शनूर का भी आ गया बेटा, सब लोगों का आंसर चाहिए मुझे। ओके पार्थ का आंसर भी आ गया, गुड। और खुशी बेटा, अमनजोत, अक्षत, सार्थक, पार्थ, बेटा सब लोग आंसर दो। ओके अमनजोत का भी आंसर आ गया है, ये एक्स वाले हैं, अमनजोत ने 16 माइनस एक्स दिया है। और कौन कौन है बेटा क्लास में? बेटा प्लीज बताओ। अक्षत, अरमान, इशिता, बेटा क्या आंसर है आपके हिसाब से? पवित्र, सार्थक, तनिष, बेटा आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। चलो मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, रायन, दिव्यांश एंड अर्शनु, आपने बोला एक्स स्मॉल है, और अमनजोत ने बोला 16 माइनस एक्स, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया। खुशी बेटा, व्हाट इज योर आंसर? कैन यू हियर मी? सर मैंने एक चार्ट में भेजा था, फिर देख लो। ओके यस बेटा मैंने देख लिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, आपका आंसर पता क्या होना चाहिए था? सर x और 16 माइनस एक्स में से कौन सा स्मॉल है हम नहीं बता सकते। x एंड 16 माइनस एक्स में से हम स्मॉल कौन सा है नहीं बता सकते जब तक हमें x की वैल्यू ही नहीं पता। सुनो ध्यान से, मान लेते हैं x 2 है, तो ये 2 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो कौन सा छोटा है? x छोटा है, गुड। यस सर। तो हमें पता ही नहीं है ना, मान लो x 15 हो फिर, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो उस केस में बेटा x बड़ा हो जाएगा और 16 माइनस एक्स छोटा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर जब तक x की वैल्यू हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि x छोटा होगा या 16 माइनस एक्स छोटा होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इस तरीके से सोच रहे हैं बेटा आप। देखो आपने बोला x छोटा है, पता नहीं क्यों सोचा, जो भी आपके दिमाग में था, पर वो गलत है। आपको क्या सोचना चाहिए था? सर x की वैल्यू तो पता ही नहीं, अगर x 0 हो मान लो तो ये 0 हो गया, और ये 16 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 16, तो ये चीज बड़ी होगी। मान लो x 16 हो, हमें तो पता नहीं है ना बेटा, तो अगर x 16 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा। तो उस केस में x बड़ा हो जाएगा।
तो बेटा जब तक x की वैल्यू हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन सा नंबर स्मॉल होगा और कौन सा बड़ा होगा। इज दिस क्लियर? बेटा अमनजोत क्लियर है? अर्शनूर, यस सर। अक्षत, सार्थक, तनिष, बेटा क्लियर है? यस सर। yes sir, अब सुनो मेरी बात, दिव्यांश क्लियर हो गया? दिव्यांश क्लियर है? दिव्यम? यस सर। ओके गुड। अब सुनो मेरी बात, देखो बेटा कितना फंडामेंटल एरर आपने किया, इसको ये चीजें सीखनी है आपने। अच्छा मैं पी को मान लेता हूँ, मान लेते हैं ये एक्स छोटा है, अज्यूम किया है बेटा, अगर गलत हुआ तो अपने आप पता लग जाएगा मुझे। अब ये बोलते हैं, सुनना क्वेश्चन क्या था, दो फोर्सेस हैं उनका सम 16 है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके 16 आता है, जबकि उनका रिजल्टेंट जो है बेटा वो 8 न्यूटन है। रिजल्टेंट इज 8, ठीक है। तो सम 16 है, अगर दो नंबर का सम 16 हो, एक को मैंने x मान लिया बेटा, दूसरा कितना हो जाएगा 16 माइनस x। अब सुनना ध्यान से, अभी बोल रहे हैं जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। ये x मान लेते हैं बेटा, ये हो गया 16 माइनस x, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया 8 न्यूटन। सुनना ध्यान से, रिजल्टेंट बेटा क्या होता है, डायगोनल सर होता है। लेकिन परपेंडिकुलर था सर वो तो। हाँ वेट करो बेटा, वेट वही कर रहा हूँ बेटा, स्टेप वाइज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप थोड़े कई बार फिजिटी हो तो इतना रिलैक्स करो। अब मैंने पहले तो ये समझा x और 16 माइनस एक्स का रिजल्टेंट, x क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 16 माइनस एक्स क्या है, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और 8 क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। समझ गए? इसने बोला, मैंने कहा कि ओके ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड और ये रिजल्ट, लेकिन इसने बोला जो रिजल्टेंट है वो इसके 90 के एंगल पे है। एक्स को मैंने मिनिमम मान लिया, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, तो यानी कि एक डायग्राम गलत हो गया, तो बना देते हैं इसको डायग्राम को अच्छे से। सुना ध्यान से, एक्स ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 16 माइनस एक्स, ये 90 डिग्री हो गया, मतलब आपका पैरेललोग्राम ऐसा बनना चाहिए। इज दिस क्लियर? पैरेललोग्राम बेटा Yes, ऐसा sir. yes sir, अब सुनो, अच्छा ये 16 माइनस एक्स है तो ये भी 16 माइनस एक्स होगा। yes sir, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बेटा इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल के अंदर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? yes sir, अब यहां से बेटा आपकी इक्वेशन बन जाएगी 64 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x। तो ये x हो गया आपका कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल हो गया, इसको हम इधर ले आते हैं 32x इक्वल्स टू 256 माइनस 64। ये 64 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 292, राइट? सर 192 सर 192 sir. यस यस सॉरी 192। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 192 बाय 32, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 6 आ गया बेटा, यानी x की वैल्यू 6 है और ये आपका कितना हो गया, सर 10 होगा सर। तो यानी कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। बेटा ये क्लियर हुआ सबको? पर सर अगर हम 16 माइनस एक्स को छोटा लेते तो फिर सर क्या होता, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, अगर 16 तब भी माइनस आंसर आ जाता। आंसर तो सेम आएगा ना बेटा, मैथ्स बहुत स्मार्ट है। अगर 16 माइनस एक्स को छोटा लेते हैं, मैं नीचे की तरफ 16 माइनस एक्स लेता, ये कर दे, तो उससे क्या होगा, अब ये 16 माइनस एक्स ये हो जाएगा और एक्स ये हो जाएगा, तो एक्स के सामने बेटा एक्स आ जाएगा, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। थैंक यू सर। क्लियर हो गया बेटा सबको? yes sir, तो अब मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन ने क्या बोला, दो फोर्सेस हैं, उनका जो सम है, यानी कि उनके मैग्नीट्यूड को अगर सिर्फ ऐड कर दें, रिजल्टेंट नहीं निकाला बेटा, मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया, 2 न्यूटन जो भी है, यानी 4 न्यूटन, तो उसको ऐड करके 16 आता है,
तो एक हो गया बेटा x, दूसरा हो गया 16 माइनस x। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन दिया हुआ है, और उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और बोली है कि 8 न्यूटन जो है वो इनमें से जो छोटी फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने मान लिया कि x इज सपोज द स्मॉलर फोर्स, तो 8 जो है वो x के परपेंडिकुलर है। पहले नहीं मैंने परपेंडिकुलर बनाया बेटा, पहले मैंने ये इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा कि ओके ताकि आपको समझ आए कि x और 16 माइनस x का रिजल्टेंट 8 है। अगले स्टेप में मैंने देखा अच्छा ये तो परपेंडिकुलर है, तो आपका डायग्राम बेटा ऐसा होना चाहिए x एंड 16 माइनस x, और ये पैरेललोग्राम है, और बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। बेटा इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. बेटा पार्थ क्लियर है? रायन, Yes, sir. अक्षर, सार्थक, यस सर। दिव्यांश, बेटा सबको क्लियर है? यस सर। कर दो रेस। सर आपने सर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में नहीं किया अभी हमने। अरे बेटा करेंगे सारे, आप रिलैक्स करो बेटा, ये कंटिन्यू मैं सीक्वेंस में करवा रहा हूँ ताकि आप सीक्वेंस में चीजों को समझ सको, ठीक है? अगर मैं फर्स्ट समझाने बैठूंगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अभी पहले हमने सीक्वेंस में समझना सब कुछ, ठीक है? क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. ओके आगे चलते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है? अब ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? बेटा पार्थ क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। बेटा पूछ लेना प्लीज, डोंट हेजिटेट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। बेटा आपको ये जरूर लिखना है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, अगर कोई इसको ऐसे लिखेगा ये क्राइम है। इट इज क्राइम इन मैथमेटिक्स, इट डज नॉट मेक सेंस। p वेक्टर इक्वल्स टू 5 इज अबसर्ड, बिल्कुल गलत है ये स्टेट। इसने बोला p वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा 5, ओके। q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? q वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है बेटा इन्होंने 12, यानी कि q। एंड r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है बेटा? इन्होंने दिया है 13 न्यूटन। अब थोड़ा समझना ध्यान से, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 एंड r वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3। एंड इसके साथ साथ इन्होंने ये भी दे दिया p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर। अच्छा बेटा इस स्टेटमेंट से मुझे क्या पता लगता है? Sir, R vector resultant है. यस, इस स्टेटमेंट से मुझे ये पता लगता है कि r वेक्टर जो है वो p वेक्टर एंड q वेक्टर का रिजल्टेंट है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन q एंड r। ये तो इसके और इसके बीच में एंगल पूछ रहे हैं। अब कोई कहता सर हमारे पास फॉर्मूला है r इक्वल्स टू अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। है तो है फॉर्मूला, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये फॉर्मूला जो है ये किसके लिए है? ये थीटा जो एंगल होता है बेटा वो p एंड q के बीच में एंगल देता है। ये जो थीटा है बेटा वो p एंड q के बीच वाला एंगल है। जो p एंड q के बीच में एंगल है थीटा वो एंगल है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, लेट अस सी r का मैग्नीट्यूड 13, स्क्वायरिंग बोथ साइड 13 स्क्वायर इक्वल्स टू p इज 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 12 into cos थीटा। तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो बेटा ऐड होके 169 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 0 इक्वल्स टू 120 cos थीटा, यानी कि 0 इक्वल्स टू cos थीटा। सो थीटा इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री। तो बच्चा सोचेगा 90 डिग्री आंसर है, बट ये रॉन्ग, क्योंकि बेटा 90 डिग्री एंगल किस किस में आया है? P एंड Q। ये एंगल किस में पूछ रहे हैं? Q एंड R के बीच। तो कैसे निकालेंगे? सुनना ध्यान। अब P वेक्टर और तो पहले Q p और वेक्टर, tan अल्फा निकालेंगे, फिर उसको 90 में से माइनस कर देंगे। एक सेकंड बेटा, बिल्कुल बेटा वो भी कर सकते हैं, गुड। अब P एंड Q के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री आ गया मेरे पास। अब ये बेटा P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है। अब सुनना ध्यान से,
अब ये था पैरेललोग्राम, लेकिन एक एंगल 90 होते ही पैरेललोग्राम बन जाता है बेटा रेक्टेंगल। अब ये बेटा रेक्टेंगल बन गया। अब सुनो ध्यान से, P का मैग्नीट्यूड कितना है 5, Q का मैग्नीट्यूड कितना है 12 और R का मैग्नीट्यूड कितना है 13। अब इन्होंने एंगल कौन सा पूछा है, ये वाला, इसको हम लिख देते हैं थीटा डैश। बेटा ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, राइट। अब अगर आप आंसर में ऑप्शन देखो कॉस की टर्म्स में दिया हुआ है, तो अच्छा इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको ए बी सी डी लिखता हूं, ट्राइंगल ए सी डी, व्हाट इज कॉस थीटा डैश? ट्राइंगल एसीडी, पार्थ बेटा कॉस थीटा डैश क्या होगा? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं वैल्यू बताओ ना बेटा, वो तो मुझे ही पता है। सर इसमें बेस होगा 12 और यस 12 डिवाइडेड बाय 13। 12 डिवाइडेड बाय 13, so थीटा डैश इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। मैंने आपको बताया था अगर एंगल ऐसा आ जाए जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो तो उसको कैसे लिखना है, ये बेटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ये आ गया कॉस इनवर्स 12 बाय 13। बेटा समझ आ गया सबको क्वेश्चन? सर विद रिस्पेक्ट टू क्यू वेक्टर नहीं रखेंगे? नहीं बेटा, क्योंकि आप दोनों वेक्टर का नाम ले रहे हो, इन दोनों वेक्टर में इतना एंगल है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छा बेटा आप जो पूछ रहे हो। अब ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनमें 70 का एंगल है, तो आप क्या बोलोगे? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 70 डिग्री। क्या आप ये बोलोगे बी वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू ए एंगल 70 है? नो, इट डजंट मेक सेंस। वो पता कब होता है बेटा? वो ऐसे होता है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया मान लो, ये एंगल 30 है, तो आप बोलोगे आर का बी के साथ 30 है। अगर दो वेक्टर हो तो आपको बताना पड़ेगा, जब एक ही है तब तो उन्हीं का ऑब्वियसली एंगल होगा ना। तो एंगल बिटवीन क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर इज दिस। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. अमनजोत Yes, बेटा, sir. शनूर क्लियर है, पार्थ बेटा, रायन, Yes, sir. इशिता बेटा, यस सर। खुशी बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको एक, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को पूरा अच्छे से बताते हैं, सर मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द है, तो टीचर को भी आपको ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, सर मुझे ये लग रहा है, तो मैं आपको आपके हिसाब से थोड़ी चीजें बताऊंगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल कंफर्टेबली हर एक चीज आपके दिमाग में फिट हो। अगर आप अभी कैजुअली पढ़ोगे ना तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम है। आप आराम से जो भी आता है आपके दिमाग में पूछो, सर मेरे जैसे दिव्यांश है वो एकदम से पूछ लेता है कोई भी चीज आती है, लेकिन बाकी सब लोग हेजिटेट करते हैं। आप भी पूछ लिया करो बेटा कि सर मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखो इसने कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन वही बेसिक्स क्लियर करने, तो जो बच्चा बेसिक क्लियर करके चलेगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इन्होंने एंगल निकाल दिया हमने यहां तक, कहीं ज्यादातर बच्चे ये निकाल देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये एंगल पी एंड क्यू के बीच में बेटा, एंगल इन्होंने क्यू एंड आर के बीच में पूछा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. राइट, ओके। बट आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कोई कहता सर ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को tan अल्फा वाला फॉर्मूला से करके दिखाओ, वो भी कर देते हैं। अब ये बोल रहे हैं क्यू एंड आर वेक्टर का रिजल्टेंट, तो मैं क्या करता हूं, अब सुनना ध्यान से, ये क्यू वेक्टर मैं यहां लिख देता हूं, अब जैसे, अब इसमें देखना बेटा प्रॉब्लम क्या आने वाली है। अब क्यू वेक्टर है, ये आर वेक्टर है और ये पी वेक्टर है। मैंने ये एंगल, ये निकालना है एंगल अल्फा। अब आपको याद होगा मैंने पी यहां पे लिया था, जब हम हमारा जो पैरेललोग्राम था बेटा वो ऐसे था, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर एंड दिस वाज आवर आर वेक्टर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा यहाँ पे, tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, राइट। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, q की जगह p आ गया, इंटरचेंज हो गए ना बस। तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया,
क्यू साइन थीटा। P sin theta अब यहाँ पर बन गया बेटा P साइन थीटा upon अपॉन Q Q cos प्लस P cos थीटा, ये बन गया बेटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, tan अल्फा इक्वल्स टू आ गया आपके पास P कितना है बेटा 5 साइन थीटा, थीटा कितना है, थीटा तो थीटा फाइंड करना ही पड़ेगा, 90 डिग्री है, सो 5 इंटू साइन 90 अपॉन Q प्लस P, Q कितना है 12 प्लस P इंटू कॉस 90, ओके। तो tan अल्फा आ गया आपके पास बेटा 5/12, बेटा ये tan अल्फा आया, लेकिन आंसर में अगर आप देखो ऑप्शंस में cos अल्फा है, वो cos की टर्म्स में आंसर है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये आपको अपनी ऐड करना है। आपके पास tan अल्फा आ गया बेटा, ये अक्सर आपको क्वेश्चंस में फेस करने को मिलेगा कि एक टी रेशियो की वैल्यू आएगी और बाकी की आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, याद रखना, आपको मैथ्स में भी शायद सिखाया गया। अगर tan अल्फा आ जाए आपके पास, ये मान एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, टाइम सेविंग टेक्निक्स सिखा रहा हूं बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, tan अल्फा कितना है 5 और 12, तो ये 5 हो गया और ये 12 हो गया। उसके बाद आप ये लेंथ निकाल लो, तीसरी लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 13, पाइथागोरस लग गया। अब उसके बाद cos अल्फा, cos अल्फा कितना हो गया बेटा 12/13 12/13, अल्फा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 12/13। तो आपको अगर ऐसे जाना है तो इस तरीके से जाना पड़ेगा बेटा, इज दिस क्लियर, yes sir राइट। तो आपकी चॉइस है बेटा, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Let us see what does question number 22 say. Question number 22 says A vector and B vector, इनका रिजल्टेंट जो है वो है R वेक्टर। ये बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर A एंड B इज परपेंडिकुलर टू A, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री दे दिया है, ओके। तो यानी कि हमारा पैरेललोग्राम बेटा चेंज हो जाएगा, तो आपका पैरेललोग्राम क्या बन गया, ये ध्यान से समझना बेटा, A वेक्टर बी वेक्टर और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ओके। अभी बोलते हैं एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो b/2 है। अब ये लेंथ कितनी है बेटा, जब ये एरो की बात कर रहे हैं, ये बी वेक्टर है, लेकिन इसकी लेंथ किसके बराबर है b, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा b, राइट। अब Yes, sir. अब क्या पूछ रहे हैं, ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में ये एंगल पूछ रहे हैं, यानी कि इनको चाहिए ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ। सबने सेम रहा था, तो पता ही है, हम ये एंगल निकालें, सपोज ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा कितना हो गया इस ट्रायंगल में, मान लेते हैं PQS, ट्रायंगल PQS, व्हाट इज cos थीटा, ट्रायंगल PQS में cos थीटा कितना हो गया बेटा, b/2 upon b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा ये ट्रायंगल है, आप थोड़ा सा देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला हुआ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के एडजेसेंट बेस और ये हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस व्हिच इज b/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज b, सो cos थीटा बेटा कितना आ गया हाफ, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा 150 डिग्री, तो 150 डिग्री आंसर आ जाएगा बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इंद्रजोत, अक्षत, मौसा, अरमान, Yes, sir. अशनूर, खुशी, पार्थ, पवित्र, सार्थक, तनिष्क,
रायन बेटा क्लियर है? Yes, sir. Okay, good. Let us move to the next question. Next question क्या बोलता है, ध्यान से समझना। Question number 23. Question number 23 क्या कहता है बेटा? Minimum and maximum magnitude of the resultant of two vectors of magnitude p and q. Question number 23. ये बोलते हैं दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड p and q. दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा बेटा, यानी कि साइज, यानी कि अमाउंट p and q दिया हुआ है। अभी क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम रिजल्टेंट। अच्छा बेटा, मैक्सिमम रिजल्टेंट p and q का कितना होगा? p and q का मैक्सिमम रिजल्टेंट बेटा कितना होगा? p प्लस q होगा, यस और नो? यस सर। राइट, p and q का मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा p प्लस q, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? p माइनस q। मैक्सिमम रिजल्टेंट p प्लस q एंड मिनिमम होगा बेटा p माइनस q। इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है सर p इक्वल्स टू 2 क्यों हो जाएगा? हाँ जी बेटा, p इक्वल्स टू 2 क्यों हो जाएगा? हाँ बेटा आगे सिंप्लीफाई करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, p प्लस q इक्वल्स टू 3p माइनस 3q। तो बेटा ये q इधर ले आओ, 4q इक्वल्स टू 2p, 2 से डिवाइड कर दो, 2q इक्वल्स टू p। तो ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? सर हम इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, p plus q is equal to 3x और p minus q is equal to x। बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन उसके बाद आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा ना बेटा। डिवाइड करना ही पड़ेगा, मैंने भी पहले ऐसे ही किया था। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है बेटा, बट देन यू हैव टू डिवाइड, यू नो, इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q। और एनीवेज बेटा रेशियो दे रखी है ना, सो दिस अपॉन दिस इज गिवन टू बी 3। क्लियर हो गया बेटा पार्थ? यस सर। ओके गुड, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज r1। a एंड b का रिजल्टेंट यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है वो इन्होंने दे रखा r1 वेक्टर। ओके, उसके बाद ये बेटा क्या कहते हैं? उसके बाद ये बोलते हैं ऑन रिवर्सिंग b1, ऑन रिवर्सिंग b, a और b वेक्टर का रिजल्टेंट बेटा r1 है। अगर b वेक्टर को रिवर्स कर दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है सुनना, अगर ये b वेक्टर ये है, इसको रिवर्स करने का मतलब बेटा ये हो जाएगा माइनस b वेक्टर। किसी की डायरेक्शन रिवर्स कर देना मतलब वो उसका नेगेटिव बन जाएगा बेटा। अगर ये b वेक्टर है, याद करो मैंने बताया था, अगर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। ये b वेक्टर है तो ये माइनस b वेक्टर हो जाए, ठीक है? ओके, अब सुनना बेटा ध्यान से, डायग्राम से करते हैं। ये कहते हैं कि a वेक्टर एंड b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो r1 वेक्टर है, ये ठीक है। अब b को रिवर्स कर दिया बेटा, जब b को रिवर्स कर दिया आपने, ये कर दिया माइनस b बन गया ये। अब ये क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर b द न्यू रिजल्टेंट बिकम्स r2, यानी कि ये वाला वेक्टर जो है वो r2 वेक्टर बन गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा सुनो सुन बेटा, नहीं होगा हाइपोटेन्यूज बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल से थोड़ा बाहर निकलो बेटा, हर वक्त हर जगह राइट। ये कहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें बताओ? सर इसका आपने फॉर्मूला लिखाया था, एक तो a प्लस b वेक्टर का, एक माइनस b वेक्टर का। एक्सीलेंट, बस वही सोचना बेटा। अब थोड़ा सोचो, r1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थोड़ा देखो r2 क्या है, अगर आप
क्या R2 वेक्टर A वेक्टर माइनस B वेक्टर नहीं है बेटा? Yes, sir. जो R2 है वो A वेक्टर और माइनस B वेक्टर का रिजल्टेंट है ना, यानी कि R2 वेक्टर क्या हो गया? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो अब R2 का मैग्नीट्यूड याद करो, मैंने लिखाया था अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। क्लियर? Yes, sir. याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. यही था. गुड। तो R2 की वैल्यू कितनी होगी? अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। सो हमें तो ये निकालना है, फिर कर दो। R1 स्क्वायर कितना होगा बेटा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा एंड R2 स्क्वायर कितना हो गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। ऐड कर देते हैं बेटा। सर ऑप्शन सी है सर। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। बेटा इज दिस Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. यस सर। बेटा अमनजोत क्लियर है? अर्शनूर, Yes, sir. अक्षत बेटा, अरमान, इशिता, खुशी बेटा, Yes, sir. तनिष। यस सर. ओके गुड। इसको Yes, नोट sir. कर लो बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बार करना पड़ता है। कई क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, कई तो इजी होते हैं जो आप समझ जाते हो ऐसे, लेकिन कुछ थोड़े मुश्किल होते हैं, तो आप उनमें थोड़ा एफर्ट लगाओ, थोड़ा टाइम लगाओगे बेटा, सब हो जाए। करो बेटा, इसको नोट करो। डन सर। डन हो गया बेटा? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Done, sir. बेटा कल मैं एक वेक्टर का क्विज लूंगा। क्विज मतलब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिर्फ रिजल्टेंट तक के, सिर्फ जो मैंने 3 चीजें करवाई हैं बेटा फॉर्मूले, कल हम इसका क्विज करेंगे ताकि हम परसों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सके वेक्टर का। वेक्टर के अंदर ही एक सब टॉपिक होता है, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप ये लेक्चर देख लेना और पिछले वाले लेक्चर देख लेना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो भी हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, और बेटा कल आपने 12:45 आना है। ठीक है, हमने टाइम थोड़ा पीछे किया है 12, क्योंकि कई बच्चों के आगे क्लास है, कई बच्चों के आगे ट्यूशन होती है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो 12:45 हम क्लास करेंगे स्टार्ट। ठीक है Yes, sir. राइट? तो कोशिश करो बेटा टाइम पे आ जाया करो। मैं तो आपको थोड़ा और ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ ताकि और ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूं। Okay, sir. ओके बेटा, जस्ट ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा बेटा करके, समझना ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब मुझे बताना कि आपको मजा आएगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने जब ये क्वेश्चन किया था आज से अप्रोक्सीमेटली 15 इयर्स बैक, मैंने देखा था इस क्वेश्चन को पहली बार, तो मुझे बहुत मजा आया था करके कि ओके कि कोई नया क्वेश्चन हमें मिलता है, फील डिलाइटेड अगर हो जाए सॉल्व ना। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं टीचर। आपको लगता हो कि सर टीचर तो सारे, यस 99% कर देते हैं, बट फिर भी कोई रह जाता है, अटक जाता है। ठीक है, कई क्वेश्चन जो होते हैं वो सबको तंग कर। ठीक है, ओके, बिकॉज वी आर नॉट साइंटिस्ट, राइट? साइंटिस्ट सारे कर देते हैं, वो नहीं छोड़ते कोई क्वेश्चन, वो तो हर क्वेश्चन को कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अब समझना बेटा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स P vector and Q vector is R vector. Okay. क्वेश्चन क्या कहता है, P vector and Q vector का जो रिजल्टेंट है वो R vector है। ओके, अब कहते हैं ये if Q is doubled, बेटा Q is doubled का मतलब क्या है, उसका अगर मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए, Q is doubled, समझना बेटा ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट। Q डबल का मतलब ये Q डबल हो गया बेटा।
अब ये बन गया 2q वेक्टर, ये बेटा डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने आपको बताया था 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड डबल होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज नो सर। ओके। तो अभी आ गया, अभी कहते हैं जो नया रिजल्टेंट आया, नया रिजल्टेंट क्या होगा, ये मान लेते हैं r डैश, r डैश रखते हैं। ये जो बोल रहे हैं जो नया रिजल्टेंट आया है वो p के परपेंडिकुलर है, समझना बेटा ध्यान से। अब कहते हैं जो नया रिजल्टेंट आया है वो p के परपेंडिकुलर है, तो ये जो r है वो किसके इक्वल है, क्या r p के इक्वल है या p प्लस q के इक्वल है या q के इक्वल है या p माइनस q के? क्वेश्चन समझ आया बेटा? यस सर। p वेक्टर और q वेक्टर का रिजल्टेंट r वेक्टर है, बिल्कुल सिंपल पैरेललोग्राम मैंने बना दिया। अभी कहते हैं अगर q को डबल कर दिया जाए बेटा, q वेक्टर को डबल कर दिया तो जो नया रिजल्टेंट आया है वो p वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये नया रिजल्टेंट आ गया, ये p वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये बोल रहे हैं। ओके, क्या ये डायग्राम सही है अभी? नहीं ना? नहीं सर। अब यानी कि मुझे डायग्राम दोबारा बनाना, अभी r की वैल्यू पूछ रही p और q के टर्म्स में, देखना बेटा ध्यान से। तो ऐसे होना चाहिए बेटा r डैश वेक्टर, ये हमारा p वेक्टर हो गया, ये बेटा ऐसे होना चाहिए, ये 2q वेक्टर हो गया, यस सर। राइट? अब सुनना बेटा ध्यान से, बहुत अच्छा। अच्छा 2q, अब q फिर यहां तक होगा, ये जो 2q वेक्टर है, q वेक्टर यहां तक होगा। यस सर। अब यहां से इसके पैरेलल में लाइन खींचता हूं, ये आपका r वेक्टर आ गया, ये एंगल 90 है, ये p वेक्टर है बेटा। ये इसने बोला था कि p वेक्टर और 2q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो p वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मान लो एक ये फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो पहली फोर्स से परपेंडिकुलर है, यानी कि ये, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, अब ये अगर 2q है बेटा, इसका आधा क्या हो जाएगा, q वेक्टर, तो यहां तक मैंने एरो लगा दिया, ये अभी आपका r वेक्टर हो गया बेटा, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा डिग्री अगर ये q है तो ये भी q है, और ये पूरा 2q है, यस सर। यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज का। यस सर। ये भी q है, ये भी q है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट हो गया बेटा। एक क्लास 10th में थ्योरम होती है, अगर आपको याद हो, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है बेटा, उसका तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस। यस सर होता है। हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस जितना इस वर्टेक्स से होगा उतना ही इससे होगा, उतना ही इससे होगा, यानी कि तीनों लेंथ इक्वल होती है। तो बेटा तो r की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आर इक्वल टू क्यू आ जाएगा। r q आ जाएगा ना बेटा? यस और नो? यस सर। यस देखो सर। मैंने वेक्टर को हाथ लगाए बिना, मतलब वेक्टर का कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, ज्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये पुराना कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम। कोई बच्चा फॉर्मूले लगाने इसमें बैठ गया तो उसमें बहुत मुश्किल से इसका आंसर आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, शायद बीच में ही डिसहार्टन होकर बच्चा छोड़ दे, अरे कैलकुलेशन इतनी ज्यादा। लेकिन अगर ये थोड़ा समझो आप, कैसा लगा बेटा, ये कुछ अच्छा लगा क्वेश्चन ये? यस सर। यस सर। देखो ज्योमेट्री से कितना काम इजी हो जाता। बस मैंने क्या फॉलो किया, जो जो उसने बताया, P एंड Q उसका रिजल्टेंट R, Q इज डबल्ड, यहाँ पे मुझे पता होना चाहिए जब Q को डबल करते हैं इसका मतलब है आपने उसका लेंथ बढ़ा दिया है, डायरेक्शन नहीं चेंज की है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। ओके, उसके बाद जो नया रिजल्टेंट आया है वो किसका है बेटा, P वेक्टर एंड 2Q वेक्टर का रिजल्टेंट। वो जो नया रिजल्टेंट आया है वो P के परपेंडिकुलर है। पहले गलती बनेगा वो तो डायग्राम इनिशियली ये बन गया, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से ड्रॉ किया, फिर मैंने कहा अच्छा ये 2Q है तो बेटा ये क्यों हो गया, तो ये भी क्यों हो गया, तो यानी कि ये और पैरेललोग्राम में ये और ये इक्वल होते हैं। ये 2Q है बेटा, ये भी 2Q और इतना हाँ Q है, तो ये मिड पॉइंट हो गया।
यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा अर्शनूर, अमनजोत बेटा क्लियर हुआ? मायशा, कमलप्रीत, अक्षत बेटा, अरमान, Yes, sir. दिव्यांश, इशिता, Yes, तनुष, sir. सार्थक बेटा क्लियर है? ओके यस सर। ओके बेटा अब आप प्लीज इसको अच्छे से देखना, लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूं अभी, और कल हम इसका क्विज करेंगे। जहां तक हमने पढ़ा बस छोटा सा ही चीज पढ़ी है हमने, रिजल्टेंट निकालने वाली, ठीक है? परसों हम इसको, क्योंकि ये अच्छे से आना चाहिए बेटा, तभी आपको अगले वाली चीजें समझ आने वाली है, ठीक है? जो इसके 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो कल करेंगे, ठीक है? ओके, कल क्लास विल बी 12:45, राइट? ओके सर। यस Okay, सर। sir. इट्स रिक्वेस्ट, Okay, sir. प्लीज 12:45 रीजॉइन कर लेना। कुछ बच्चे आज अच्छे से क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो आप प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके, बाय बाय, सी यू, ओके सर, बाय। बाय बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय।